Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Zahra Noreen, course instructor of Plant Physiology 1, BOTN 3119. Today we will talk about photophosphorylation and its mechanism. It has been known for many years that the three principal energy transducing membrane systems in bacteria, chloroplast, and mitochondria were able to link electron transport with the synthesis of ATP. The mechanism, however, was not understood until Peter Mitchell proposed his chemiosmotic hypothesis in 1961. Although not readily accepted by many of the biochemists in the beginning, Mitchell's hypothesis is now firmly supported by experimental results. In honor of his pioneering work, Mitchell was awarded the Nobel Prize for Chemistry in 1978. Chemiosmosis appears to be a unifying aspect of membrane processes in all forms of life. History. The British Nobel laureate Peter Mitchell coined the term chemiosmosis to explain the coupling between gradient of electrochemical potentials of protons across selectively permeable membranes and the performance of cellular work. Mitchell's hypothesis is based on two fundamental requirements. Number one, energy transducing membranes are impermeable to hydrogen. And the second one is electron carriers are organized asymmetrically in the membrane. The result is that in addition to transporting electrons, some carriers also serve to translocate protons across the membrane against a proton gradient. The effect of these proton pumps is to conserve some of the free energy of electron transport as an unequal or non-equilibrium distribution of protons or pH across the membrane. ये दोनों ही जो क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट्स है फंडामेंटल, ये हम अभी पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. फर्स्ट क्राइटेरिया क्या कहता है कि एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग मेम्ब्रेन्स आर इम्पर्मिएबल टू हाइड्रोजन आयन. तो क्लोरोप्लास्ट के केस में आप थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को देख लें, मैट्रिक्स के माइटोकॉन्ड्रिया के केस में आप इनर मेम्ब्रेन को देख लें या बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को देखें, तो तीनों में ही जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है ये इम्पर्मिएबल टू हाइड्रोजन आयन होती है. तो फर्स्ट क्राइटेरिया इस तरीके से अकम्प्लिश होता है. सेकंड क्राइटेरिया ये है कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एसिमेट्रिकली इन द मेम्ब्रेन. तो मैंने अब आपको जब जी स्कीम के कंपोनेंट्स को दिखाए थे स्ट्रक्चर के किस तरीके से वो एसिमेट्रिकली अरेंज होते हैं, और आपको बताया था कि PS2 जो है प्रीडोमिनेंटली स्टैक्ड फॉर्म जो है थैलाकॉइड की वहाँ पे लोकेट करता है, और PS1 और ATP सिंथेज जिसकी आज हम बात कर रहे हैं जो फोटोफॉस्फोराइलेशन करवाता है, तो ये ATP सिंथेज जो है दिस इज प्रीडोमिनेंटली लोकेटेड इन द स्ट्रोमा थैलाकॉइड एंड एट द एजेस ऑफ द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. सो इस तरीके से देखा जाए तो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज अनइवन. तो मिचेल्स का भी यही ख्याल था कि अगर ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो होता क्या है कि जब ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन होती है, जैसे कि जी स्कीम में आपने अब पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाते हैं, मैं एक प्रोटीन से दूसरी प्रोटीन में मूव करते हैं. तो ना सिर्फ ये कि जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवाने वाले जो कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, बल्कि उनमें से कुछ कैरियर्स ऐसे हैं, वो भी आप पढ़ चुके हैं, कि जो प्रोटॉन को भी साथ साथ स्ट्रोमा से, अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो स्ट्रोमा से वो ल्यूमन में ट्रांसपोर्ट करवाते हैं. मतलब इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं और हाइड्रोजन आयन को भी ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन. और इसकी वजह से फिर एक आप कह लें कि नॉन इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन, या आप यूं कह लें कि अनइवननेस जो है वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड जो है वो पॉसिबल होगी, या अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ द मैट्रिक्स होगी, या अक्रॉस द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन होगी, जिसकी वजह से उसमें प्रोटॉन का या पीएच का ग्रेडियंट जो है वो डेवलप होगा. और यही ग्रेडियंट जो है, पीटर मिचेल का कहना था कि यही ग्रेडियंट जो है जो किसी भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस मौजूद होता है, ये फिर यूटिलाइज हम कर सकते हैं और इसके जरिए जो है वो ATP बनते हैं.
इस तरीके से दो तरह की चीजें, यानी कि एक आयन कंसंट्रेशन डिफरेंसेस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस, मतलब चार्ज का मेम्ब्रेन के अक्रॉस अलग होना, यानी कि एक तरफ चार्ज का ज्यादा होना और दूसरी तरफ चार्ज का कम होना, सो दिस इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और आयन कंसंट्रेशन डिफरेंसेस, यानी एक तरफ सल्यूट की अमाउंट ज्यादा होनी और दूसरी तरफ सल्यूट की अमाउंट जो है वो कम होनी। तो ये दोनों ही मिलके जो है ये एनर्जी के सोर्स का बायस बनती है, यानी कि इट्स अ काइंड ऑफ फ्री एनर्जी सोर्स जो कि सेल फिर अपने डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस चीज को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कि जिसमें हम कहते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैटर की होती है या एनर्जी की नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो दिस रिप्रेजेंट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसी तरीके से पीटर मिचेल ने भी कहा कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगर आयन कंसंट्रेशन डिफरेंसेस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस मौजूद होते हैं तो इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी। So these differences in chemical potential of any molecular species whose concentration are not the same on the opposite sides of the membrane provide a source of energy. The asymmetric nature of the photosynthetic membrane and the fact that proton flow from one side of the membrane to the other accompanies electric flow, which we have discussed earlier, and the direction of the proton translocation is such that कि अल्टीमेटली हमारे पास दो चीजें जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। एक तो ये कि द स्ट्रोमा बिकम्स मोर अल्कलाइन, क्योंकि उसमें क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है वो मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द जी स्कीम, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा से ल्यूमन में मूव कर रहे हैं तो वहां पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। और दूसरा क्या है कि ल्यूमन में क्योंकि हाइड्रोजन आयन मूव करके आ रहे हैं तो वो मोर एसिडिक हो जाएगा और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और वो मोर एसिडिक हो जाएगा। So, an essential element of the Mitchell's chemiosmotic hypothesis is also that कि अगर इसी कंडीशन को आप रिवर्स करवाना चाहें तो वो भी पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू अप्रोप्रिएट कंडीशंस अगर हम दे दें तो सेम एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रिवर्स एक्शन और रिवर्स रिएक्शन, मीन्स कि अगर वो एटीपी को बना सकता है तो वो एटीपी को हाइड्रोलाइज भी कर सकता है। और इसी वजह क्योंकि एंजाइम है और आपको पता है एंजाइम में फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है। तो एटीपी सिंथेज जो है जब फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा तो एटीपी बनाएगा और जब बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी भी कर सकता है। और इसी तरीके से अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एग्जांपल लेते हैं या टोनोप्लास्ट की एग्जांपल लेते हैं तो उनके ऊपर फिर जो एटीपी सिंथेज जिसका अदर अदर नेम जो है एटीपीएज भी है वो मौजूद होते हैं। तो उनका काम वहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस करना नहीं होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट पे जो एटीपीएज और एटीपी सिंथेज होते हैं एक्चुअली उनका काम जो है वो एटीपी को प्रोड्यूस करना नहीं है, बल्कि उनका काम है अगर वो टोनोप्लास्ट में पे मौजूद है तो वैक्यूल से में हाइड्रोजन आयन को पंप करना, और अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मौजूद है तो उनका काम होता है कि साइटोसोल से हाइड्रोजन आयन को पंप करना आउटसाइड ऑफ द सेल, ताकि जो साइटोसोल है बेसिकली आपको पता होगा कि उसकी जो पीएच है उसका जो है वो मेंटेन रहना ज़रूरी है और वो एसिडिक नहीं होती। अगर प्रोटॉन उसमें से कॉन्टिन्यूसली इन पंप्स के ज़रिए या इन एंजाइम्स के ज़रिए वो आउट नहीं जाएंगे, वैक्यूल में स्टोर हो जाएंगे तो भी वो साइटोसोल से निकल जाएंगे, और अगर सेल से बाहर चले जाते हैं तो उस सूरत में भी वो साइटोसोल में से निकल जाएंगे, जिसकी वजह से साइटोसोल की पीएच जो है वो फिर आप यूँ कह लें कि न्यूट्रल पीएच के आसपास रहती है। सो वहाँ पे सेम प्रोसीजर काम करेगा लेकिन इन रिवर्स डायरेक्शन। और जो पीटर मिचेल का क्लोरोप्लास्ट के लिहाज से जो हमारी एक्सप्लेनेशन बनती है वो उसमें ये फॉरवर्ड रिएक्शन में मतलब एटीपी को सिंथेसिस कर रहा है, और ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑन द टोनोप्लास्ट ये रिवर्स डायरेक्शन में जो है एटीपी सिंथेस ये काम करेगा। Here is a diagram which is representing the across the thylakoid membrane जो generate होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट, उसको ये शो कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि PS2 और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स
एंड देन PS1 एंड देन हमारे पास जो है फिर ATP सिंथेज। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट कैरियर्स के थ्रू मूव करते हैं तो आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन जो है वो ल्यूमन में अकोमोडेट करेंगे, और यही जो हाइड्रोजन आयन है फिर जब ये ATPase या ATP सिंथेज जिसका दूसरा नेम है, उसके ज़रिए ये स्ट्रोमा में मूव करेंगे, तो इस दौरान में ATP जो है वो जनरेट होगा। और यही उसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन भी है कि बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी on the thylakoid membrane, gradient of hydrogen ion is developed across the thylakoid membrane, और इसी ग्रेडियंट को फिर ATP सिंथेज जो है वो यूटिलाइज करता है और ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ जो है वो हाइड्रोजन आयन को मूव करवाएगा जब उसने ATP की सिंथेसिस करनी है, और उस दौरान में फिर हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे टुवर्ड्स स्ट्रोमा और ADP और PI आपस में मिलकर ATP बनेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन हम और फर्दर क्लियर करेंगे जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी जो कि पीटर मिचेल ने डिस्क्राइब की थी, उसको जो प्रूफ करने में जिन लोगों ने काम किया बहुत ज़्यादा, उनमें हमारे पास जो सबसे अच्छा आप कह लें कि जो सपोर्टिंग एविडेंस है इसके थ्योरी के को जो सपोर्ट करता है वो एंड्रे जेगनडॉफ का काम है, which includes some of the early evidence supporting chemiosmotic mechanism of photosynthetic ATP synthesis. And this is because of the by an elegant experiment carried out by Andre Jagendorf and his co-workers, और जिसको हम अगली स्लाइड में डायग्राम में रिप्रेजेंट भी किया है। इस पूरे जो एक्सपेरिमेंटेशन है जिसको उसने केमियोस्मोटिक थ्योरी को सपोर्ट किया है, उसमें उसने किया क्या है कि उसने क्लोरोप्लास्ट थाइलाकॉइड ली है और उसको सस्पेंड किया फॉर इन 4 pH वाले बफर में, उसके अंदर उसको सस्पेंड कर दिया और ख्याल ये किया कि जो बफर है वो डिफ्यूज कर जाएगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है उसकी पीएच भी वैसी ही हो जाएगी आफ्टर सम टाइम जैसे कि उसकी इन्वायरमेंट की है, यानी कि बफर जो कि 4 pH का बफर है, तो आफ्टर सम टाइम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की भी जो पीएच है वो 4 हो जाएगी। So after equilibrate the thylakoid at acidic pH, then उन्होंने इसको rapidly transfer किया टू अनदर मीडियम के जिसके अंदर जो बफर है वो pH 8 का था, और फिर अगेन ये अज्यूम किया गया कि क्योंकि अब बाहर pH जो है वो 8 है और थैलाकॉइड की अपनी जो pH जो है वो 4 है, so there must be a potential difference, means pH difference across the thylakoid membrane. thylakoid की अपनी जो pH है वो 4 है और जो outer side पे उसकी जो environment की pH है वो 8 है। So इस difference की वजह से they found that large amount of ATP were synthesized जब उन्होंने इसी medium को फिर ADP और PI प्रोवाइड किया, तो हालांकि लाइट भी नहीं उन्होंने दी। नॉर्मली क्या होता है कि एटीपी जब बनता है एडीपी और पीआई से, जो कि फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं और हाइड्रोजन आयन मूव करते हैं एंड देन फिर एटीपी की सिंथेसिस होती है। लेकिन जैगनडॉफ की एक्सपेरिमेंट में इन्होंने लाइट के बगैर ये काम किया, और काम क्या किया कि जस्ट एक जो है उसका मीडियम एसिडिक रखा है और उसका एनवायरनमेंट जो है वो बेसिक रखा है, यानी कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल का ग्रेडियंट है वो मौजूद है। सो दिस रिजल्ट सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, और इस तरीके से जो पीटर मिचेल की थ्योरी थी कि अगर अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटॉन का या पोटेंशियल का या हाइड्रोजन आयन का या पीएच का ग्रेडियंट होता है, तो एक्चुअली इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और वो फिर जैगनडॉफ ने इसको प्रूफ भी कर लिया कि लाइट नहीं भी दी लेकिन उसके बावजूद जो है वो एटीपी बन सकते हैं इस तरीके से।
I have explained the chemiosmotic theory and also have explained the proof given by Jagendorf for this theory. Proton motive force, which is actually the proposed idea of the Mitchell, that the total energy available for the ATP synthesis is known as proton motive force. So this proton motive force can be calculated. Actually, it is based on two, you can say, criteria from where it can be calculated. It is the sum of the proton chemical potential, or you can say the difference in proton concentration across the membrane, and a transmembrane electrical potential, or you can say the difference in charge across a membrane. And because here we are talking about hydrogen ion, so we are talking about positive charge across the membrane, difference in positive charge across the membrane. These two components of the proton motive force from the outside of the membrane to the inside are given by the following equation. Proton motive force, or delta P, is equal to delta E minus 59 pH of inside minus pH of outside. सो इक्वेशन की हम बात कर रहे थे, तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा ई से, और जो पीएच का डिफरेंस है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी एच आई एंड पी एच नॉट से। और इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे नहीं क्रॉस द मेम्ब्रेन, जो है एक तरफ का पी एच आई और दूसरी तरफ का पी एच नॉट, और इसका अगर डिफरेंस हम निकालेंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा पी एच से। और जो 59 है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी जो वैल्यू है ये 59 मिली वोल्ट्स पर पीएच यूनिट होती है। अगर किसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस पीएच का डिफरेंस 1 हो, अगर ये डिफरेंस 1 आ जाए और डेल्टा ई अगर कांस्टेंट हो, तो मतलब उसमें चेंज ना आ रहा हो, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में अगर चेंज ना आ रहा हो, आयंस की मूवमेंट अगर रोक दी जाए, तो जो वैल्यू है पोटेंशियल की, चेंज इन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो भी 59 मिली वोल्ट्स आएगी। इसी तरीके से जितना पीएच का डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना ही आपके पास जो है जो पोटेंशियल है ग्रेडियंट वो भी बढ़ता चला जाएगा। So under the conditions of the steady state electron transport in chloroplast, the membrane electrical potential is quite small, तो इसको हम negligible consider कर सकते हैं कि ion movements across the membrane की वजह से जो electrical potential है वो develop नहीं हो पाता। So all the potential is because of the difference in pH, और pH का डिफरेंस किस वजह से आता है? हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट से, और हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट कौन करवा रहा होता है? वो है जी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट और थ्रू डिफरेंट कैरियर्स ऑफ द Z scheme. So stoichiometrically, proton translocated per ATP synthesis has recently been found as 4 हाइड्रोजन आयन पर ATP, यानी कि एक ATP को बनाने के लिए 4 हाइड्रोजन आयन अगर ATP सिंथेस से मूव करते हैं तो वो इस काबिल होता है कि वो एक ATP को बना सके। In addition to the need for the mobile electron carriers, we also this also pose some challenges for the formation of the ATP, क्योंकि हम जानते हैं कि ATP सिंथेस जो है वो at the edges पे present है, और जो जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होती है वो इन द मिडल और द इन द स्टैक्ड रीजन ऑफ द थैलाकॉइड में है, तो वहां से लेकर उस कई नैनो मीटर का डिस्टेंस जो है वो तय करना पड़ता है एटीपी सिंथेस तक हाइड्रोजन आयन को मूव करने का के पास जाने के लिए। सो ये भी एक फैक्टर हो सकता है एटीपी की सिंथेसिस को इफेक्ट करने वाला। नाउ द नॉमेनक्लेचर ऑफ एटीपी सिंथेस, मैं बहुत सारे नाम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में ले चुकी हूँ, यहाँ पे आप समझने की उसकी समरी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एटीपी सिंथेस इट्स अ लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑफ 400 किलो डाल्टन का ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, और इसके बहुत सारे नेम है। एक नाम जो कि मैं अभी भी ले रही थी, एटीपी सिंथेस। क्यों है इसका नाम एटीपी सिंथेस? बिकॉज इट सिंथेसाइज एटीपी। और इसके अलावा एटीपी सिंथेस को आप FATPase भी कह सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया में जो ATP के सिंथेस में इस्तेमाल हो रहा है तो उसको हम FATPase भी ATPase भी कह सकते हैं।
इसके अलावा इसको सिंपली एटीपीएस भी कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है एटीपीएस, यानी कि एटीपी को तोड़ने वाला। सो आफ्टर द रिवर्स रिएक्शन ऑफ द एटीपी हाइड्रोलिसिस, बिकॉज ऑफ दिस नेचर, इसको एटीपीएस भी कहा जाता है। एटीपीएस जो है वो फिर दो तरह की हो जाती है, वो जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया में मौजूद है। तो वो दोनों तरह के काम कर सकते हैं। वो एटीपी की सिंथेसिस भी कर सकते हैं और एटीपी की हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं। मतलब एफएटीपीएस जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ये एटीपी की सिंथेसिस भी कर सकते हैं और एटीपी की हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं, रिवर्स नेचर में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं वीएटीपीएस की, तो वीएटीपीएस जो है वो एक ऐसी एटीपीए की फॉर्म है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया कि टोनोप्लास्ट में पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये पाए जाते हैं। तो ये सिर्फ हाइड्रोलाइज कर सकते हैं एटीपी को, यानी एटीपी को खर्च करके एंड एट द एक्सपेंस ऑफ एटीपी ये हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट करवाते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अगर ये वीएटीपीएस जो हैं, फिर आप कह सकते हैं कि दे कैन ओनली हाइड्रोलाइज एटीपी, और ये एटीपी सिंथेसिस जो है वो नहीं करते। इसके अलावा इसका एक और नाम भी है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल नेचर। अभी आगे जाके हम इसके स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे उसका थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ही समझ लें आप, क्योंकि उसी की बुनियाद पे इसका नाम भी है कि इसको CF0 CF1 कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। वाई CF0 CF1? क्योंकि इसका एक हिस्सा जो है वो F0 कहलाता है और एक हिस्सा जो है वो F1 कहलाता है। और दोनों में से जो CF0 है ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। और CF1 जो है ये आउट ऑफ द मेम्ब्रेन जो है वो फ्लैंक करता है। और इन्हीं दोनों पोर्शन की वजह से फिर हम इस एंजाइम को CF0 CF1 भी कहते हैं। Similarities of photosynthetic and respiratory electron flow in bacteria, chloroplast, and mitochondria. Although there are significant differences between the chloroplast mitochondria enzyme, and they have the same overall architecture and probably nearly identical catalytical site. In fact, there are remarkable similarities in the way of electron flow is coupled to proton translocation in chloroplast and mitochondria and in purple bacteria as shown in the figure in next slide. Another remarkable aspect of this mechanism of ATP synthase is that इंटरनल स्टॉक जो है इसकी, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि CF0 हम उसको बोलते हैं, तो दिस वन एक्चुअली इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो CF0 पोर्शन एंजाइम का, दिस रोटेट ड्यूरिंग द कैटालिसिस, और इसकी वजह से फिर एंजाइम एक्चुअली एक टाइनी मोटर के तौर पे जो वर्क करता है, और इसको फिर स्मॉलेस्ट रोटरी मोटर ऑफ द वर्ल्ड का भी नाम दिया जाता है, इसी नेचर की वजह से कि ये एक मोटर की तरह जो है इसका CF0 पोर्शन जो है वो रोटेट करता है। Here is the pictorial representation of all these three ATP synthase on different membranes. Like here, in case of the purple bacteria, here it is showing in the chloroplast, and here means thylakoid membrane, and here it is showing in the inner membrane complex. तो इलेक्ट्रॉन कैरियर का तरीक़ेकार जो भी हो और उसके अंदर जो कैरियर्स हैं वो जैसे भी हों, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डेवलप होती है और डिफरेंस आता है, और उसी हाइड्रोजन आयन के ग्रेडियंट को इस्तेमाल करते हुए एटीपी सिंथेज जो है वो फिर एटीपी बनाएगा ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सिमिलरली इज द केस इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं उनकी वजह से अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट डेवलप होता है, और इस ग्रेडियंट को यूटिलाइज करके एटीपी सिंथेज जो है वो फिर एटीपी बनाता है। Similar is the case of mitochondria here because of the ETC electron transport chain, respiratory chain, जिसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी हम कहते हैं। तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट कैरियर से मूव करते हैं, और उस दौरान में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो डेवलप होता है अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से फिर जब यही हाइड्रोजन आयन टुवर्ड्स मैट्रिक्स मूव करते हैं तो एटीपी सिंथेसिस होती है। तो इस डायग्राम को दिखाने का मकसद यही था कि चाहे ऑर्गेनिज्म पर्पल बैक्टीरिया है या क्लोरोप्लास्ट है या माइटोकॉन्ड्रिया है ऑफ द सेल, इन तीनों का जो मैकेनिज्म है एटीपी को सिंथेसिस करने का वो एक ही है, और इन तीनों के पीछे जो थ्योरी वर्क करी है वो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी ही है।
Now the structure of ATP synthase or ATPase और CF naught CF1 complex ओवरऑल क्योंकि यहाँ पे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं तो हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो क्लोरोप्लास्ट के एटीपी सिंथेज पे ही होगा। तो एक क्लोरोप्लास्ट का एटीपी सिंथेज इज अ 400 किलोडाल्टन एंजाइम दैट कंटेन एक्चुअली 9 डिफरेंट सब यूनिट्स। अब इन 9 डिफरेंट सब यूनिट्स को भी आप फर्दर 2 टाइप्स की कैटेगरीज में या सेगमेंट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। कुछ इनमें से जो सब यूनिट्स हैं वो CF नॉट के मेंबर्स हैं जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट है एंड दैट इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन एम्बेडेड होता है ये हिस्सा। और कुछ जो सेगमेंट हैं वो हाइड्रोफिलिक सेगमेंट ऑन द स्ट्रोमल सरफेस जो है CF1 को के कंपोनेंट्स हैं। CF नॉट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि CF नॉट जो है वो पार्टिसिपेट करता है एक्चुअली ट्रांसलोकेटिंग प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द कैटालिटिकल पोर्शन ऑफ द एंजाइम और जो कि CF1 है। तो CF1 में एक्चुअली ATP बनता है और CF नॉट जो है उसकी रोटेशन की वजह से हाइड्रोजन आयन जो है मूव करते हैं और इन दोनों के काम करने की वजह से फिर ADP और PI जो है वो ATP को यील्ड करते हैं। So using this stored energy in the proton gradient, because of this nature, this enzyme is often referred to as CF naught CF1 complex. CF1 को explain करते हैं। CF1 consists of actually 5 different types of subunits. 2 large subunits जो कि approximately 50 किलोडाल्टन की होती हैं। इनमें से एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। दोनों की 3 कॉपीज जो हैं वो CF1 सेगमेंट में मौजूद होती हैं। इसके अलावा 3 और सब यूनिट्स हैं जिनमें गैमा है, सिग्मा है और एप्सिलॉन यूनिट है। ये तीनों ही यूनिट एक एक कॉपी जो है वो CF1 में पाई जाती है। तो टोटल यहाँ पे जो ओवरऑल स्टोकियोमेट्री बनती है वो बनती है कि अल्फा के 3 यूनिट्स, बीटा के 3 यूनिट्स, एक यूनिट गैमा का, एक यूनिट सिग्मा का और एक यूनिट जो है एप्सिलॉन का। तो ये टोटल अगर आप इनको मिलाएं तो 9 सब यूनिट्स ये बनते हैं। तो CF1 एक्चुअली इट्स कंसिस्टिंग ऑफ 9 सब यूनिट्स। इन सब का फंक्शन क्या है इसकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जो है वो तो आपको मैकेनिज्म में मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि अल्फा और बीटा सब यूनिट्स जो हैं एक्चुअली दीज आर द यूनिट्स जिनके ऊपर आप कह लें कि कैटालिटिक साइट पाई जाती है और इसी जगह पे एक्चुअली ADP PI के साथ मिलकर ATP बनाता है। CF नॉट जो है और CF1 ये दोनों आपस में जो लिंक करवाने का बायस है वो सिग्मा सब यूनिट है, यानी सिग्मा सब यूनिट CF नॉट को CF1 के साथ लिंक करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि CF नॉट जो है वो मेम्ब्रेन में पाया जाता है और CF1 जो है वो आउटसाइड जो है मेम्ब्रेन से वो फ्लैंक करता है। और गैमा सब यूनिट के बारे में कहा जाता है कि दिस अपीयर्स टू कंट्रोल द प्रोटॉन गेटिंग थ्रू द एंजाइम। दिस इज एक्चुअली द यूनिट विच इज रोटेटिंग और इसकी रोटेशन की वजह से ही जो प्रोटॉन जो हैं वो मूव करते हैं अक्रॉस द ATP सिंथेज। देन द एप्सिलॉन सब यूनिट इसके बारे में कहा जाता है कि जब डार्कनेस होती है उस टाइम पे ये ATP की ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करता है ताकि जो सेल की एनर्जी है वो ज़ाया ना हो और उसको ब्लॉक करने अदरवाइज फिर ATP की जो है वो क्योंकि लाइट नहीं है तो एट डार्क जो है ATP रिवर्स डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा, यानी कि ATP की सिंथेसिस होने की बजाय ATP की डिग्रेडेशन भी हो सकती है। तो एट डार्क जो है फिर इस एप्सिलॉन यूनिट की वजह से ATP की जो ब्रेकडाउन है वो ब्लॉक हो जाती है और एंड दिस मे आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोटॉन गेटिंग थ्रू द इंटरेक्शन विद द गैमा सब यूनिट। उसके साथ भी इसका इंटरेक्शन जो है वो देखा गया। गैमा सब यूनिट जो है अगर इसको अलग से एक्सप्लेन किया जाए तो दिस इज द यूनिट विच एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द रेगुलेटरी मैकेनिज्म मीडिएटेड बाय फेरेडॉक्सिन थायरोडॉक्सिन सिस्टम के जरिए ये एक्चुअली एंजाइम को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने का भी बायस है। और जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मली जो एंजाइम्स हैं उनमें फास्फोराइलेशन या डीफास्फोराइलेशन की वजह से एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन होती है। तो क्योंकि ये भी एक एंजाइम है सो इसकी भी एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन जो है
उसको उसकी रेगुलेशन जो है दिस इज उसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो गैमा सब यूनिट है, जो कि फेरिडोक्सिन थायरोडोक्सिन सिस्टम के जरिए, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी जब हम कैल्विन साइकिल के एंजाइम्स की रेगुलेशंस पढ़ेंगे, तो मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी कि फेरिडोक्सिन थायरोडोक्सिन सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से ये एंजाइम्स को रेगुलेट करने का बायस बनता है। सो लाइट में फिर जब लो पीएमएफ होता है या लो पोटेंशियल होता है, एंड तो ये एटीपी सिंथेज को जो है वो एक्टिवेट करता है, और जब एंजाइम डार्कनेस में होता है तो ये इसको डीएक्टिवेट कर देता है। और इसके अलावा फिर आपको एक और भी बताया कि एप्सिलॉन भी ब्लॉक करता है कैटालिटिक साइट को, तो ये दोनों मिल मिला के तो फिर एट नाइट एटीपी की हाइड्रोलिसिस को ब्लॉक कर देते हैं। CF naught is a hydrophobic portion of ATP synthase, ATPase, or CF naught CF1 complex, and it is composed of 4 additional subunits. इसको आप 1, 2, 3, 4 भी बोल सकते हैं, और 1 can be A, and 2 can be B, and 3 can be C, and 4 can be B. इन चारों सब यूनिट्स की सिंगल कॉपी मौजूद होती है, सिवाय सब यूनिट 3 के, जिसकी जो नंबर ऑफ कॉपीज हैं वो 10 to 14 की रेंज में वेरी करती हैं। इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इसका जो नंबर है वो 14 होता है। सब यूनिट 3 ही एक्चुअली वो गेटवे प्रोवाइड करता है कि जिससे प्रोटॉन जो है उनकी ट्रांसलोकेशन जो है वो पॉसिबल होती है फ्रॉम द ल्यूमिनल साइड टू द स्ट्रोमा। This is model for the chloroplast ATP synthase complex. As I told you that here it is, it has two main segments. One is CF node, which is membrane embedded, और क्योंकि हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो दिस इज थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, और ये यूनिट है CF1, जो कि मैंने आपको बताया था कि फ्लैंक करता है इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द स्ट्रोमा, तो ये स्ट्रोमा रीजन में होगा, और ये जो हिस्सा है ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होगा। अभी मैंने आपको CF1 के सब यूनिट्स के बारे में बताया है, तो इस सेगमेंट के 9 सब यूनिट्स हैं, जिनमें से 3 अल्फा, 1, 2 एंड 3 अल्फा, 1, 2 एंड 3 बीटा, 6 यूनिट्स हो गए। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि एक सेंट्रल शेफ्ट की तरह का जो है ये आपके सामने शो है, दिस इज द गैमा सब यूनिट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक्चुअली रोटेट करता है, तो हाइड्रोजन आयन जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम द ल्यूमन टू द स्ट्रोमा। और इसके साथ ही एप्सिलॉन है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कनेक्ट करता है CF नॉट को CF1 के साथ, और इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो सिग्मा भी है सब यूनिट, और इसका काम भी CF नॉट को CF1 के साथ कनेक्ट करना भी है, और इन कंपोनेंट्स को अल्फा और बीटा कंपोनेंट्स को स्टेबलाइज करने का भी जो है रोल वो सिग्मा के पास है, क्योंकि ड्यूरिंग रोटेशन ये जो सेंट्रल स्टॉक है, अभी हम मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे भी डिटेल में, तो ये जो सेंट्रल स्टॉक है ये रोटेट करती है, ये जो इसके इर्द गिर्द यूनिट्स लगे हुए हैं अल्फा बीटा, ये रोटेट नहीं करते। इनमें सिर्फ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आती हैं इन प्रोटीन में, अदरवाइज जो सेंट्रल स्टॉक है सिर्फ वो रोटेट करती है, जैसा कि इसके ये एरो भी शो हो रहे हैं कि ये इस डायरेक्शन में, वैसे तो ये दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सकती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम एटीपी सिंथेज के वाले से बात करें तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट यू कैन नोटिस, तो ये इस तरह मूव करेगा, और लेकिन अल्फा और बीटा जो यूनिट्स हैं ये स्टेबलाइज रहेंगे, इनमें सिर्फ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएंगे इन प्रोटीन्स में, और ये नहीं हिलते ड्यूरिंग जो सिग्मा रोटेशन है, ये मूव नहीं करते। ओके, अब CF नॉट के जो कंपोनेंट्स हैं वो मैं आपको स्लाइड में पढ़ा चुकी हूँ। उसमें CF नॉट के कंपोनेंट्स में आपके पास 4 तरह के कंपोनेंट्स हैं, A है, B है, B की 2 फॉर्म्स है, B एंड B नॉट है, या B पर आप उसको कह लें, और इसके अलावा C है, और यहाँ पे जो C है उसको रोमन 3 से रिप्रेजेंट किया गया है, ये वही C है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये 10 से लेकर 14 तक इसके जो यूनिट्स हैं वो फर्दर हो सकते हैं, और ये मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो A है, और दिस वन इज A विच इज रिप्रेजेंटिंग हेयर इन द फॉर्म ऑफ 1, और जो B यूनिट्स हैं जिनमें से एक B यहाँ पे दिखाया हुआ है, दूसरा B यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ, तो एक B जो कि सामने की तरफ से ये डायग्राम है, तो अदरवाइज इसके साथ एक और स्टॉक होती है, वो B पर उसको आप कह सकते हैं, तो यहाँ पे एक यूनिट जो है वो जिसको आप कह लें कि
2 जो है वो दिखाया गया और 4 जो है वो नहीं दिखाया गया। इस तरीके से ये इसका फुल स्कीमेटिक डायग्राम है एटीपी सिंथेज की। फर्दर इसकी मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो भी दिखाऊंगी जिसमें और भी इसकी स्ट्रक्चर की और मैकेनिज्म की क्लैरिटी भी हो जाएगी। Here is another representation of this ATP synthase or ATPase or CF0 CF1 complex, जिसमें अगेन इसका मैकेनिज्म भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन्ड है और बेसिकली मेरा इसको दिखाने का मकसद जो है वो इसका स्ट्रक्चर ही है। अल्फा के यूनिट्स, बीटा के यूनिट्स और सेंटर में जो स्टॉक है गैमा की और एप्सिलॉन और सिग्मा और B2 यहाँ पे दिखाइए आप। ये दो जो मैंने आपको कहे थे कि 2 यूनिट्स होते हैं, तो B2 है और ये सी कंपोनेंट या 3 जो है, जो पिछले डायग्राम में इसको 3 कहा गया था, यहाँ पे इसको सी कंपोनेंट भी कह सकते हैं। तो जो कि क्लोरोप्लास्ट की केस में ये 14 इन नंबर होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की केस में दिस कैन बी 10 to 12 और दिस वन इज द ए सब यूनिट जो कि एक्चुअली इसको फैसिलिटेट करता है हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट को, इसके साथ इससे फैसिलिटेट होते हैं। और ये दिस वन इज थैलाकॉइड मेम्ब्रेन और डेफिनेटली दिस वन इज ल्यूमन एंड दिस साइड इज स्ट्रोमा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो CF1 कॉम्प्लेक्स सेगमेंट है कॉम्प्लेक्स का, ये स्ट्रोमा में फ्लैंक करता है। साथ ही दूसरी डायग्राम में मूवमेंट ऑफ द हाइड्रोजन आयन भी दिखाया हुआ है कि यहाँ पे हाइड्रोजन ल्यूमन में कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जब ये रोटेट करेगा तो एक्चुअली फिर इसी हाइड्रोजन आयन को मूव करवाएगा अक्रॉस स्ट्रोमा और फिर उसकी वजह से जो है एटीपी सिंथेसिस होगी। तो एटीपी की सिंथेसिस यहाँ पे होनी है, इन कैटालिटिक साइड पे होनी है बीटा या अल्फा और यहाँ पे इसकी सिंथेसिस होनी है। और यहाँ से आप इस डायग्राम में आप नोटिस कर सकते हैं कि किस तरीके से ये हाइड्रोजन आयन एंटर हो रहे हैं और फिर पूरा रोटेट करके और यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से ये एग्जिट करेंगे टूवर्ड दिस स्टॉक और फिर उसके बाद ये स्ट्रोमा की तरफ चले जाएंगे। These are the references of the books from where the material have been collected for the preparation of the lecture. Thank you very much. This is all about today's lecture. If you have any question or query, you can post on GCR or WhatsApp or you can email me.